Good morning, sir. Good morning, all of you. Please sit down. Thank you, sir. अभी हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट से बता रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में भी आपको बुक से पढ़ा दिया गया है और कुछ थ्योरी है जो बुक से भी लिखाया गया है। फिलहाल वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसे याद करना स्टूडेंट के लिए काफ़ी आवश्यक माना जाता है, जो आपको क्लास 12 में भी बहुत ही लाभदायक होगा और साथ साथ आपको देखा जाए तो जनरल कंपटीशन के लिए भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा कुछ हम ना बोलते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर और बताना चाहेंगे कि वैदिक सभ्यता के जो रूपरेखा है हम वो तैयार किए हैं और वैदिक सभ्यता के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो आते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम बताएं कि वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता में किनकी महत्ता दी गई थी, वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है, ये सारी बातों को हम आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बता चुके हैं। फिलहाल अभी कुछ ऐसे फैक्टों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता देवताओं की सभ्यता कहा जाता है। इसमें वेद की प्रधानता दी गई है। वेद के विषय में इसमें विशेष वर्णन किया गया है और यहाँ इसकी रूपरेखा के बारे में कहा जाए तो यहाँ रूपरेखा में हम बताएं इसका कालक्रम जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता कितना इस ईसा पूर्व को कहते हैं, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के कालक्रम को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। जिस प्रकार से हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताए हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, एक उत्तर ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इसमें हम अभी फिलहाल हम वैदिक सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इनके निर्माता कौन थे, तो आर्य लोग थे इनके निर्माता। और आर्य का अर्थ होता है, जिसमें आर्य का अर्थ होता है कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग या उत्तम वर्ग। ठीक है, आते हैं तो इसकी वैदिक सभ्यता में भाषा की बात कहा जाए तो इसकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी जो देवताओं की भाषा कहलाती थी। आर्य लोग जो भाषा का आर्य लोग कहते हैं, आर्य लोग कहे या वैदिक सभ्यता में रहने वाले जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे और संस्कृत भाषा वो देवताओं की भाषा के रूप में जाना जाता था। फिलहाल इसी बीच में हम आपको आते हैं आगमन, यानी वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन की बात कहा जाए, इसका आगमन, तो आगमन की बात जाए तो ये लोग जो है आर्य लोग जो आए थे घोड़े पर सवार होकर भारत आए हुए थे। तो ये लोग किससे सवार होकर आए थे, तो घोड़े के द्वारा ये लोग भारत आए थे। आर्यों का अर्थ, आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का जो अर्थ है यहाँ भी हम बता चुके थे कि आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग। उत्तम वर्ग जो अभी भी हम समाज में कुछ ऐसे तो समाज हमारी मौलिक वर्तमान में जो हमारे संविधान जो है मौलिक अधिकार दिए हैं, सभी वर्गों को समान रूप से दर्जा दी गई है कानूनी अधिकार, परंतु उस समय भी समाज में जो भेदभाव और कई वर्गों में समाज को बांटकर देखा जाता था। तो जिस तरह से आज भी हम लोग सामाजिक जीवन में देखते हैं, समाज को कई वर्गों में बांटकर देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आर्य लोग भी समाज को में कई वर्गों को में बांटकर लोगों को देखते थे, जिसमें उत्तम और श्रेष्ठ लोग को ही आर्य लोग कहा जाता था या कुलीन वर्ग कहा जाता। इनके प्रिय पशु की बात कहा जाए तो प्रिय पशु इनके थे घोड़ा, इन लोगों को प्रिय पशु थे। और जबकि पवित्र पशु की बात कहा जाए तो पवित्र पशु के रूप में वो लोग गाय को मानते थे। गाय को पवित्र पशु के साथ साथ वो पूजनीय भी मानते थे। गाय को वो लोग पूजा भी करते थे। पवित्र पशु के गाय को मानते थे, यहाँ हमने लिखे हैं गाय को पूजनीय पशु भी मानते थे। गाय का हत्या करना,
घोर अपराध उन लोगों के लिए माना जाता था। गाय को हत्या करने वाले व्यक्तियों को मृत्यु दंड की भी सजा दी जाती थी। यहाँ तक हम आते हैं, इन लोगों की व्यवसाय की बात कहा जाए तो व्यवसाय इन लोगों को कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय के रूप में ये लोग अपनाया करते थे। जिसके अर्थात कहने का अर्थ ये लोग कृषि पर निर्भर करते थे। आज भी हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। ऐसे तो अभी भारत की बात कहा जाए तो कई क्षेत्रों में भारत आगे हो चुके हैं, टेक्निकल क्षेत्र में भी आगे हो गए हैं और कई सारे ऐसे क्षेत्र में आगे हो चुके हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में आज भी भारत प्रधान है और प्राचीन समय से भी भारत कृषि प्रधान था और आज भी है। तो यहाँ की व्यवसाय की बात कहा जाए, आर्यों की व्यवसाय की बात कहा जाए तो कृषि एवं पशुपालन थे। उसके बाद है पेय पदार्थ, यानी इन लोगों को जो पीने के योग्य जो पदार्थ जो की बात कहा जाए तो सोमरस जबकि सोमरस की बात कहा जाए तो उसको मदिरा कहा जाता है, यानी शराब। तो उन लोगों को पेय पदार्थ क्या था, तो मदिरा यानी शराब। उन लोग उस समय भी शराबों का सेवन किया करते थे। आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब उसके बाद आर्यों का आगमन। आर्यों जो भारत में जो आगमन किए थे वो हर एक विद्वानों का अलग अलग उस पर मत दिया गया है, जिसमें हम सबके मैक्स मुलर के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्यों का जो आगमन के विषय में कहा गया है उस हम वहाँ लिख दिए हैं। जैसे कि मैक्स मुलर के अनुसार कहा जाए आर्यों का आगमन, ये लोगों का आगमन मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे, तो मध्य एशिया से आए हुए थे। जहाँ तक दयानंद सरस्वती के अनुसार कहा जाए कि आर्यों का आगमन, तो वो लोग कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। जबकि तिब्बत प्रांत की बात कहा जाए तो तिब्बत जो भारत का जो मैप है वहां से मार्क कर लो। तो तिब्बत प्रांत की बात कहा जाए तो जैसे कि ये भारत का मैप है, ये भारत की जो ये भारत की जो मैप है, जैसे कि मान लो ये भारत का मैप हो गया, तो भारत के जो इस भाग को तिब्बत प्रांत कहते हैं, जो चाइना और भारत के बीच में आता है ये प्रांत, तो इस भाग को तिब्बत प्रांत कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है क्या, तो दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये आर्यों का जो आगमन है ये तिब्बत वाले क्षेत्र से ये लोग भारत में आए हुए थे। जबकि मैक्स मुलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। तो हम लोग भारत जो भूमि है जो एशिया महादेश में ही पड़ता है और एशिया महादेश की जो मध्य भाग है, मध्य एशिया से ये लोग भारत आए हुए थे। किसके अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार। जबकि बाल गंगाधर तिलक के बात कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। यानी मिला जुला के सबकी बातों को देखा जाए तो एक ही कहना हुआ, क्योंकि एशिया प्रांत भी उत्तरी ध्रुव में ही पड़ता है और तिब्बत प्रांत भी इसी उत्तरी ध्रुव के ही इसी क्षेत्र में, ऊपर वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। और उत्तरी ध्रुव की बात कहा जाए तो ये पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी उत्तरी, ये हो गया दक्षिण ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। अब भारत जो है यहाँ 23.5 डिग्री भारत के तो बीचों बीच भूमि जाती है, 23.5 डिग्री पर रेखा। तो यानी कि कहने का अर्थ ये कि भारत जो है भूमध्य रेखा के ऊपर में ही, उत्तर में ही है। भारत जो है भूमध्य रेखा के ऊपर में ही है, इसीलिए उसको कहा गया है कि उत्तरी ध्रुव से ये आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो हम एक टॉपिक यहाँ तक बता दिए हैं कि इसका क्या कहना है आर्यों के विषय में। जो ये प्रमुख जो शब्द हम जो आपको बताए हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव याद रहती है तो इस पर आप इसका डिटेल में भी लिख सकते हैं। ऐसे डिटेल की बात कहा जाए तो आपको बुक के माध्यम से थ्योरी पढ़ाया गया है और थ्योरी में कुछ क्वेश्चन को लिखाया भी गया है। तो अब आते हैं हम कुछ मैक्स मुलर के विशेषताओं के बारे में बताने के लिए। मैक्स मुलर की कुछ खासियत है, मैक्स मुलर की खासियतों के बारे में बताने के लिए। तो मैक्स मुलर की विशेषताएं, मैक्स मुलर अपने आप में क्यों प्रभावशील थे। तो जहां तक मैक्स मुलर की बात कहा जाए तो मैक्स मुलर यह जर्मनी के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर था। इनके पिता का नाम क्या था, विल्हेम मुलर। जबकि इन्होंने उपनिषद, जबकि मैक्स मुलर के विषय में कहा जाए तो इन्होंने उपनिषद को किस भाषा में अनुवाद किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। यानी कि ऐसा देखा जाए तो मैक्स मुलर संस्कृत के भी एक तो महान व्यक्ति थे, संस्कृत का भी उनको ज्ञान था और उन्होंने जो शिक्षा अध्ययन की थी संस्कृत
विद्यालय में ही किए हुए थे। संस्कृत का भी उन्होंने बेहतर अध्ययन कर चुके थे। कौन? मैक्स मुलर। और उन्होंने रहने वाले कहाँ के थे? तो जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मैक्स मुलर? जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने इसीलिए जो उस कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों को उन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया? जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। यहाँ तक मेघदूतम के विषय में कहा जाए तो मेघदूतम को भी उन्होंने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, जबकि मेघदूतम जो कौन सा भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा है मेघदूतम? तो कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने। तो कालिदास ने मेघदूतम लिखा है और उन्होंने उनका जो लिखा हुआ जो है उनको संस्कृत भाषा में लिखा है, उसको उन्होंने पढ़कर किस भाषा में अनुवाद किया है? जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। कौन किए हैं? मैक्स मुलर। आते हैं हम लोग कहाँ पर? यह संस्कृत के महान विद्वान थे। कौन संस्कृत के महान विद्वान थे? मैक्स मुलर। स्वामी विवेकानंद इन्हें वेदांतियों का वेदांत कहा था। स्वामी विवेकानंद उसको वेदांतियों का वेदांत कहा था। किनको? मैक्स मुलर को। क्यों? तो वेदों का वो बेहतर उनको ज्ञान था। किनको ज्ञान था? मैक्स मुलर को वेदों का जो बेहतर ज्ञान था और बेहतर ज्ञान होने के कारण मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा गया था। आर्यों के आगमन से ही। और जो अंतिम जो प्रश्न है वो यह है कि हम लोग जहाँ तक लोहे की बात कहा जाए, लोहे की खोज, तो वैदिक सभ्यता से पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए जो है मानव का बेहतर विकास भी नहीं उतना हो पा रहा था, क्योंकि पहले जो तांबा का ही खोज किया था, तांबा से हम लोग उस समय में कांसा का प्रयोग किया जाता था। मगर लोहे की बात कहा जाए तो लोहे की खोज किस युग में हुई थी? वैदिक सभ्यता में ही लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज होने से इस सभ्यता में काफी विकास देखने को मिला। अब क्योंकि आज भी देखा जाए तो किसी भी देश का जो है विकास का जो स्तर जो होता है एक लोहा ही होता है। जिस देश में लोहे की खपत जितनी अधिक मात्रा में हो रही है, इससे क्या पता चल रहा है कि उस देश का विकास स्तर इतना आगे हो चुका है। क्योंकि पहले भी देखा जाए कि जिस तरह से हम लोग जो है कि पुल का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी का पुल बनाया जाता था, घर बनाया जाता था, लकड़ी का घर बनाया जाता था, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। अब हर जगह जो देखा जा रहा है, घर में टेबल सब बनाते थे उसमें भी लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा था, और अब जो है बहुत ऐसे जगह है पुल भी बनाते हैं तो उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। रेलवे चार्ट में जो पटरी के बीच में जो गैप है उसमें भी लोहे का भी प्रयोग किया जा रहा है। घर बनाते हैं तो घर में भी लोहे का प्रयोग किया जा रहा है। हल खेतों में जो किसान जो है खेतीबाड़ी करते हैं उसमें भी अधिक से अधिक लोहे का प्रयोग किया है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि लोहा किसी देश का विकास का एक सूचक है। तो उस तरीका से उसी माध्यम से देखा जाए वैदिक सभ्यता में जब लोहे की खोज हुई तो विकास का स्तर और भी काफी बढ़ चुका। जिस तरह से हम लोगों ने देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नवपाषाण युग में, जिस तरह से हम लोगों ने देखे थे कि नवपाषाण युग में कृषि का जो खोज हुआ था, कृषि उगाने की खोज परंपरा हुई थी, तो मानव के विकास में काफी परिवर्तन देखने को मिला। क्योंकि मानव तो घुमंतु रहा करते थे, परंतु कृषि के खोज होने से मानव क्या किए कि ढेर सारा मात्रा में अनाज होने लगे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसको घर चाहिए या स्थान चाहिए या वस्तु चाहिए, तो उन्होंने अनाज को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या किए? चाक का प्रयोग किए। चाक से मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किए। अब मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में अनाज को रखना, सुरक्षित रखना शुरू किए और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाकर रहना शुरू किए थे। यानी कि नवपाषाण युग में ही मानव अस्थायी जीवन जीना शुरू किए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नवपाषाण युग में कृषि की खोज होने से काफी विकास स्तर मानव में देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में लोहे के आगमन से मानव जीवन में काफी विकास देखने को मिला। यहाँ हम लिखे थे आर्यों के आगमन से ही लोहे की खोज हुई थी और इसके खोज से मानव सभ्यता में काफी विकास देखने को मिला। तो ये टॉपिक हम आपको वैदिक सभ्यता के विषय में ये पहले बताए कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं
वैदिक सभ्यता कैसी थी, और वैदिक, अब हम आपको जो बताएंगे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम आते हैं, अब हम जो बताएंगे कि वैदिक सभ्यता को हम लोग कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, तो 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक होगा जो आपको ऋग वैदिक सभ्यता कहलाएगी और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता कहलाएगी। जहां तक ऋग वैदिक सभ्यता के विषय में कहा जाए तो ऋग वैदिक सभ्यता आपको, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखे हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक सभ्यता कहेंगे, जबकि 600 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक सभ्यता कहा जाएगा। तो आज के लिए क्लास हम आज के लिए नहीं, इसको अब मिटाते हैं और आगे भी टॉपिक होता है उसको लिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे, क्या जो आपको ये टॉपिक जो लिखाए हैं ये समझ में आया? ये टॉपिक ऐसे हम फिर आपको बताना चाहेंगे कि टॉपिक आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। हम वही शब्द लिखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आपको ये 12th में भी काफी लाभदायक होगा, साथ साथ आपको जनरल कंपटीशन में भी ये काफी आपके लिए लाभदायक होगा। तो ठीक है, इसको मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए। डस्ट लो तो उधर से। पुनः हम आप लोगों के बीच में वैदिक सभ्यता को लेकर आए हैं और इससे पहले जो हम आपको बताए थे उसमें वैदिक सभ्यता की विशेषता के बारे में बताए थे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटकर बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें वैदिक सभ्यता में हम आपको उसमें भी बोले हुए थे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हम बांटकर अध्ययन करेंगे, एक ऋग वैदिक सभ्यता, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता को हम 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ अब हम वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ऋग वैदिक सभ्यता 2 भाग में है, एक ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता का कालक्रम, उत्तर वैदिक सभ्यता का कालक्रम। ऋग वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और उत्तर वैदिक सभ्यता में होने वाली प्रमुख विशेषताएं। तो देखा जाए तो दोनों सभ्यता में बहुत सारे अंतर देखने को मिले हैं, कुछ समानता भी देखने को मिले हैं। जैसे कि देखा जाए तो ऋग वैदिक सभ्यता में मातृ प्रधान सभ्यता थी, मातृयों को, महिलाओं की स्थिति बेहतर मानी जाती थी। वही हम आते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता में तो महिलाओं की स्थिति में बेहतर व्यवस्था नहीं देखने को मिला है। तो हम सीरियली क्रम से बताने का प्रयास करते हैं। आते हैं यहाँ हम पहले ऋग वैदिक सभ्यता को बताने के लिए। तो आप लोग को पहले भी बताया गया था कि ऋग वैदिक सभ्यता को कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? हाँ, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को कौन सा काल कहा जाता है? ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख विशेषता थी, जिसमें हम देवता में प्रमुख किन देवताओं को माना जाता था? इंद्र को। और आज भी हम लोग जानते हैं इंद्र को वर्षा का देवता के रूप में आज के हम लोग जानते हैं। उस समय इंद्र भगवान को हम लोग इंद्र को पुरंदर भी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर। इसमें पुरंदर का अर्थ होता है कि बड़े बड़े किलाओं को तोड़ने वाले। इंद्र के पास जो गदा होती थी, वज्र, जिसको वज्र कहते हैं, गदा बहुत ही मजबूत होते थे, उससे बड़े बड़े किलाओं को तोड़ने के लिए काम किया जाता था। इसीलिए इंद्र प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किला को नष्ट करने वाला, किला को तोड़ने वाला। चलो, हाँ, इंद्र को कौन सा देवता कहा जाता था? पुरंदर तो कहते ही थे। और किस विभाग का देवता? वर्षा का देवता। वर्षा कराने वाले किनको कहा जाता था? इंद्र भगवान को कहा जाता था। वर्षा का देवता या तो युद्ध का देवता। यहाँ लिख दिए हैं पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला को तोड़ने वाला। आते हैं, क्या ऋग वैदिक काल में दास प्रथा थी? दास प्रथा जानते हैं? दास का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना, अपना गुलाम बनाना। तो ऋग वैदिक सभ्यता एक बेहतर सभ्यता थी, सभ्य सभ्यता थी। इस सभ्यता में लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाया जाता था, लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाया, दास प्रथा
नहीं थी। जाति का आधार क्या था? जाति का आधार जन्मजात न होकर कर्म प्रधान था। जाति का, जैसे कि अभी देखा जाए तो हम लोग कई वर्गों में बटे हुए हैं, परंतु अभी के दौर में किसको प्रधान दिया गया है? कर्म को। चाहे एक कोई भी जाति का वो हो, और यदि वह पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, जॉब प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि उस समय जाति का आधार किस सभ्यता में, ऋग्वैदिक सभ्यता में जाति का आधार क्या था? जन्मजात नहीं होकर कुलीन वर्ग में जन्म लेना ही महानता नहीं कहलाकर कर्म कहला जाता था। जो कर्म, जो इंसान जितना कर्मशील होता था, मेहनतशील होता था, अपने कर्म के बल पर बेहतर विकास करता था, उसको बेहतर इंसान माना जाता था। इसके अभी के देखते हैं ना, कर्म करके जो अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं या अच्छा विकास कर लेते हैं, तो उसको बेहतर मानव के रूप में जाना जाता है, यानी अपना जीवन यापन बेहतर कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि दास, यहाँ हम आते हैं, जाति का आधार क्या था? जन्मजात न होकर कर्म प्रधान था। क्या था? कर्म। कर्म करोगे गरीबी मिटेगी, कर्म नहीं अच्छा करोगे तो गरीबी ही रह जाओगे। वही चीज कर रहा है। महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति बेहतर उस समय में थी। किस समय में थी? तो ऋग्वेद से लगता ही है कि इन लोगों का, वहां के मानव को, उस समय के मानवों को सोच जो था एक बेहतर था, मानव के प्रति सोच बेहतर था। जो कहते हैं ना, मानव में मानवता का गुण, तो इस भाषा से लग रहा है कि मानव में क्या था? मानवता का गुण था। तो ना, हम महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, इंसान को छुआछूत न मानकर कर्म प्रधान माना जा रहा था, कि जन्मजात न मानकर कर्म प्रधान माना जाता। अब पर्दा प्रथा उस समय थी, घूंघट वाली प्रथा थी नहीं, घूंघट प्रथा नहीं थी, मैंने सबको जीने का बेहतर अधिकार दिया जा रहा था। इस सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में। आगे समझ में, इससे ये लग रहा है कि मानव एक बेहतर जीवन जीने की प्रयास में लगे हुए थे। किस सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में हम लोग, ऋग्वैदिक सभ्यता में हम लोग, ऋग्वैदिक काल को या ऋग्वैदिक सभ्यता को, ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या क्या हमको देखने मिला? प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। उसके बाद पुरंदर का अर्थ होता किला को तोड़ने वाला। दास प्रथा उस समय में नहीं थी। जाति का आधार न होकर कर्म प्रधान था। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, और घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं था, नष्ट था। आते हैं हम उत्तर वैदिक सभ्यता। तो उत्तर वैदिक सभ्यता के विषय में कहा जाए तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक सभ्यता कितने ईसा पूर्व से लेकर, कितने ईसा पूर्व को कहते हैं? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को काल को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक सभ्यता को यदि देखा जाए, इसमें देवता का प्रमुख देवता किसे कहा जाता? प्रजापति। प्रजापति को कहा जाता था। प्रजापति को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। व्यक्तियों में जो प्रधान होता था, तो प्रजापति को 2 भागों में बांटा गया था, एक सभा और दूसरा समिति। तो सभा में जो भी व्यक्ति बैठते थे वो अमीर लोग रहते थे, उच्च लोग रहते थे, कुलीन लोग रहते थे। और समिति जो होता है, समिति जो होता था, समिति में जो होते आम लोग बैठते थे, निम्न लोग बैठते थे। आते हैं लोहा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में सोच में क्या होते जा रहा है? परिवर्तन होते जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ की सोच में वहां की सोच में। आते हैं, लोहा की खोज किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में ही थी। लोहा की खोज किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ये कहाँ से? भारत के किस राज्य से? यूपी को कहेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश से, यूपी को ही बोलेंगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान से? अतिरंजी खेरा नामक स्थान से। अतिरंजी खेरा नामक स्थान से क्या मिला था हमको? लोहा मिला था। किस काल में मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में मिला था। आते हैं, जाति का आधार क्या था? जन्मजात था। जन्म से जाति जो देखा जाता, जिस जाति में आप जन्म लिए हैं, वही आपका जाति का आधार हो गया। जैसे नहीं हम लोग कहते हैं महतो यादव, यादव में जन्म लिया यादव, महतो में लिए महतो ना। उसी प्रकार से जाति का आधार क्या था? जन्मजात था। कर्मकांड की बात कहा जाए तो उस समय में कर्मकांड की मान्यता थी, कर्मकांड की मान्यता दी गई थी। उसके बाद महिलाओं की स्थिति में कहा जाए तो बेहतर नहीं थी। चलिए, आप सोच देखिए, यहाँ से यहाँ की सोच में मिलाइए। यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी? बेहतर थी। यहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। इंसान दिन प्रतिदिन तरक्की किए जा रहा है, तो अपनी सोच में भी परिवर्तन ला रहा है। यहाँ महिलाओं को कितना कदर हो रहा था, पूजनीय माना जाता था।
महिलाओं को मातृ प्रधान माना जाता था। यहाँ अब आते हैं हम लोग, देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, बेहतर नहीं थी। पर्दा प्रथा था, अब पर्दा प्रथा आने लगा। महिलाओं पर अब थोड़ा धीरे धीरे दबाव होने लगी कि अब एक तरह से देखा जाए तो पर्दा प्रथा एक तरह से वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को दिखाता है कि घूंघट प्रथा क्या दिखाता है, अपने से बड़े को सामने में सभ्यता और संस्कृति दिखा रही है। और दूसरी ओर देखा जाए तो घूंघट प्रथा क्या दिखा रहा है कि महिलाओं पर अब थोड़ा प्रतिबंध, महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, महिलाओं की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो वहाँ की सभ्यता में क्या दिखाया है, संस्कार। तो वो तो सोच है वहाँ की, हर इंसानों को निर्भर करता है, ठीक है ना। तो अभी अभी भी क्या हो रहा है, कई जगह पर्दा प्रथा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा प्रथा है, परंतु हम वही मार्केटों में जाते हैं तो पर्दा प्रथा नहीं हो रहा है। एक जगह पर्दा प्रथा क्या दिखा रहा है, महिलाओं के प्रति आजादी मुक्त खुद। तो इससे क्या हो रहा है कि आजादी मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कार को खो दे, हम अपनी सभ्यता को खो दे। हमको आजादी दी गई है तो इसका मतलब नहीं कि हमको आजादी दी गई कि बेहतर विकास के लिए, ये नहीं संस्कार खोने के लिए। और आजकल क्या हो रहा है, यदि आजादी दी जा रही है तो क्या हो रहा है, संस्कार को खो रहा है, बेहतर विकास को न अपनाकर संस्कार को खो रहा है। देखा जाए तो वहाँ घूंघट प्रथा हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए दी गई थी, परंतु क्या कहते हैं, और ये अपने संस्कार को खोने के लिए नहीं। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं क्या, अब जो, चलो उन बातों को छोड़ते हैं, हम आते हैं यहाँ पर। तो पर्दा प्रथा क्या थी, पर्दा प्रथा अब शुरू हो गया कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। अब वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। तो आते हैं दास प्रथा। अब देखो यहाँ दास व्यक्तियों को गुलाम बनाना शुरू हो गया, वहां व्यक्तियों को गुलाम नहीं बना, व्यक्तियों को सभ्य माना जाता था, व्यक्तियों इंसान के साथ में इंसानियत की भावना को अपनाया जा रहा था, परंतु यहाँ अब गुलाम बना रहा है। अभी क्या आप व्यक्तियों को गुलाम बना सकते हैं, नहीं। आप किसी व्यक्तियों से काम करवाते हैं तो प्रेम से उनके पास जाते हैं, उनकी मजदूरी देते हैं, वो काम करके आपका वो आजादी है, मुक्त है, आजाद से मुक्त है। आप उसको मवेशी की तरह गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। परंतु यहाँ क्या हो रहा था, दास प्रथा थी, माने गुलाम को अत्याचार किया जाता था, गुलामों पर मवेशी की तरह व्यवहार किया जाता था। मगर आज आप किसी मजदूर को लाइएगा तो क्या उसको आप मवेशी की तरह व्यवहार कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, दास प्रथा समाप्त। यहाँ दास प्रथा नहीं था, यहाँ दास प्रथा शुरू हो गया। आते कुछ काल में, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह भी शुरू हो गया, कम उम्र में विवाहिक का कार्यक्रम, बाल विवाह उनको कहते हैं। आते हैं समाज प्रीति प्रधान भी थी। समाज कैसा था यहाँ, वहाँ समाज कैसा था, मातृ प्रधान, तो यहाँ समाज प्रीति प्रधान। प्रीति प्रधान, पिता को उच्च माना जाता था, पिता को पूजनीय माना जाता था, यहाँ माता को पूजनीय माना जाता था। आते हैं समाज प्रीति प्रधान का हल, उस समय उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था, हल को सीरा कहा जाता था। हल में लोहे का प्रयोग किए जाते थे उस समय, तो हल को सीरा कहा जाता था, उस नोकीले भाग को सीरा कहा जाता था। और उस नोकीले भाग से जो हल जोतते हैं, सिरोड़ जो बनता है, रेखा जो बनती है, उस रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता है, रेखा को सीता, हल को सीरा, रेखा को सीता। उसके बाद आते हैं मुद्रा, निष्क कहा जाता था, मुद्रा को परीक्षण करना निष्क कहलाता था। इस चीज को परीक्षण करते हैं ना, मुद्रा को परीक्षण करना निष्क कहलाता था। और लोहा को श्याम अयस्क के नाम से जाने जाते थे, लोहा को श्याम अयस्क, और वही हम तामा को लोहित अयस्क के नाम से जानते थे। तो विशेष क्या कहें, हम आपको वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर बताए हैं। वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे वो बता दिए हैं, और ऋग वैदिक की महत्ता को बताए हैं, उत्तर वैदिक की महत्ता को बताए हैं। इंसान का विकास का क्रम कैसे कैसे बढ़ता गया वो बताए हैं, इंसान की सोच में कैसे कैसे परिवर्तन होते गया है वो बताने का प्रयास किए हैं। और फिलहाल हम आपको बताएं, यह क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर से ली गई है, जिसमें हम आपको थ्योरी का जो प्रश्न होता है
राइटिंग का जो पोर्शन होता है वो आपको बुक के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। और अभी जो बता रहे हैं वो आपको आपको जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर तैयार हो जाएगा। और साथ देखा जाए यदि आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर तैयार होता है तो आपके पास यदि फैक्ट अधिक से अधिक हो जाता है तो आप उसको भाषा में बेहतर बनाकर लिख सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है क्या। तो क्या इससे पहले तो आपको थ्योरी भी बताया गया है बुक के माध्यम से। अब बुक का चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको क्या बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से ये ऑब्जेक्टिव बेहतर होगा और प्लस जनरल कंपटीशन की दृष्टि से भी बेहतर होगा। ठीक है, विशेष क्या कहेंगे, यदि आप हमसे अलग से समय लेना चाहते हैं मैथ पर भी तो आप संगठन बनाइए और संगठन बनाकर हम आपको अलग से मैथ पर भी कुछ समय दे सकते हैं। यदि नहीं, आपको इच्छा है कि इतना ही हमको सिर्फ सिलेबस ही चाहिए तो आपको सिलेबस ही बताने का प्रयास की जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और विशेष क्या बोले।